हम सब लाइव हो चुके हैं। स्वर साहित्य संगम मुंबई, इस फेसबुक समूह के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एडवोकेट राजीव मिश्रा स्वर साहित्य संगम पेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच में जो भी मेहमान हैं, आप सारे मेहमान साहित्यकारों का मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हास्य के रंग व्यंग के संग। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं देश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, जिनका परिचय मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। पर सबसे पहले आप सभी इस स्वर साहित्य संगम मंच पर आप सभी हमारे अतिथि साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, व्यंग लेखन बड़ा ही गंभीर कार्य है। व्यंग समाज और व्यवस्था के मध्य विसंगतियों और उनकी व्यापकता पर एक तरह से शोध होता है। व्यंग केवल शारीरिक अथवा व्यवहारिक विसंगतियों का विषय नहीं होता है, बल्कि व्यंग सामाजिक जीवन के भीतर तहों में जाकर उन विसंगतियों को खोजना, उनको शब्द प्रदान करना और उन विसंगतियों का सशक्त, जो उनके विरुद्ध सशक्त विरोधाभास है, उनको अलग करके जीवन से उनका साक्षात्कार कराना होता है। सच्चा व्यंग जीवन की एक तरह समीक्षा होती है। वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है, चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड और असामंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आयोजन की प्रथम कड़ी की तरफ अग्रसर होते हुए मैं श्री प्रभात जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जैसे जैसे अपने अगले व्यंग की तरफ आऊंगा, मैं उनका परिचय आपसे कराता जाऊंगा और उनको अपने व्यंग पाठ के लिए आमंत्रित भी करूंगा। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आदरणीय प्रभात जी का। आदरणीय प्रभात जोशी जी बीकानेर से हमसे जुड़े हुए हैं और आपकी रुचि व्यंग चित्रकला, जिसको हम कार्टून भी कहते हैं, लेखन व पत्रकारिता से में सर्वाधिक है। वर्ष 1978 और 79 से आप सक्रिय लेखन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लाइव कमेंट्री के लिए भी जाने जाते हैं। आपने कई सरकारी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन भी किया है। आज के कार्यक्रम में प्रभात जोशी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपना व्यंग्य पाठ करें। जोशी जी, प्रभात गोस्वामी जी। प्रभात गोस्वामी जी। प्रभात जी की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभात जी। माइक स्वागत है प्रभात। बिल्कुल, अभी आई। नहीं आई आवाज। अभी भी नहीं आवाज आ रही। आपका साइलेंट पे तो नहीं है फोन? मित्रों, जैसा कि प्रभात जी के तरफ से कोई टेक्निकल अड़चन आ रही है, तो मैं अपने दूसरे रचनाकार की तरफ बढ़ता हूं। जब तक उनकी समस्या समाधान हो जाएगी, मैं उनसे वापस जुड़ूंगा। मैंने उनका परिचय आपके समक्ष रख दिया है। अगले कड़ी में हमारे बीच में दो नारी शक्ति उपस्थित हैं और उनमें से किसी एक व्यंग्यकारा को मैं आमंत्रित करूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर नीरज सुधांशु जी हमारे साथ हैं। आप चिकित्सा और पत्रकारिता दोनों क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं। आप साहित्य में गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लेखन करती हैं। आपकी आंसू लावनी काव्य संग्रह और निशब्द नहीं हूं मैं लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। आप आकाशवाणी के द्वारा आयोजित महिला जगत व स्वास्थ्य परिचर्चाओं में नियमित रूप से भाग लेती रही हैं। तो मैं डॉक्टर नीरज सुधांशु जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और व्यंग्य पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर नीरज सुधांशु जी।
जी, सभी सुनने वालों को और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अलका जी का भी और आपका भी, कि आपने मुझे आज इस मंच पे आमंत्रित किया। जी तो मैं आज जो व्यंग अच्छा सुनाने जा करते रही हैं। हूँ उसका शीर्षक है काम ज्वर। तो जी जैसा कि स्वागत। आपने अभी बताया कि मैं आकाशवाणी की वार्ताओं में जाती रहती हूँ, तो उसी तरह से जैसे मुझे वहां विषय मिलते हैं, डिजीज का नाम होता है, कारण लक्षण उपचार होते हैं, तो उसी पैटर्न पे ये मेरा व्यंग है। तो इसमें दो पात्र हैं, एंकर और डॉक्टर। तो इसका टाइटल है काम ज्वर। तो एंकर पूछते हैं, बोलना शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए स्वागत करते हैं देश की जानी मानी ज्वर विशेषज्ञ डॉक्टर कामिनी कुंतल जी का। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर नमस्कार। एंकर, आज की चर्चा का विषय है काम ज्वर, कारण लक्षण व उपचार। डॉक्टर साहब, ये गंभीर कहे जाने वाले डेंगू, चिकनगुनिया ज्वर के बारे में तो बहुत सुना व देखा है, पर इन दिनों एक नया ज्वर तेजी से फैल रहा है, वह क्या है? डॉक्टर, ये डेंगू चिकनगुनिया से भी खतरनाक ज्वर है जो तेजी से पैर पसार रहा है। इसे कहते हैं काम ज्वर। ये बहुत खतरनाक डिजीज है। इसका कीटाणु प्रायः उन गंदी नीयत वाले बेहया कामुक लोगों पर अटैक करता है जिनके घर में माँ बहन होते हुए भी नहीं होती, जिनका जन्म भी माँ की कोख से न होकर मिल की चिमनी से होता है। इसका संक्रमण तीव्र गति से फैल रहा है। कोविड-19 वायरस भी इसके सामने पानी भरता है। एंकर, ये कीटाणु कहाँ पाया जाता है? डॉक्टर, ये सामाजिक कीटाणु है, घर घर में कामुक पुरुष नामक प्राणी के कण कण में व्याप्त है। एंकर, डॉक्टर साहब, कैसे पता लगे कि अमुक व्यक्ति काम ज्वर से पीड़ित है? डॉक्टर, इससे पीड़ित पुरुष की नजरें सीटी स्कैन से भी ज्यादा गहरे तक झांक सकती हैं। आंखें लाल रहती हैं, एक टक अपने टारगेट पर गड़ी रहती हैं। जीभ लपलपाना, आंखों से वासना व मुंह से लार टपकना व कभी-कभी लार सुड़कना इसका खास लक्षण होता है। ये लक्षण भीड़ में, अकेले में, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। लड़की जात को देखते ही ये कीटाणु कुलबुलाने लगता है। कीटाणु इन पर अटैक करता है और ये सामने वाली पर अटैक करते हैं। ये ऐसा विरला कीटाणु है जो अटैक तो पुरुषों पर करता है, पर इसका साइड इफेक्ट महिलाओं पर होता है। उन्हें अधमरा तो करता ही है, पर कभी-कभी उनके लिए यह जानलेवा भी साबित होता है। इसका उम्र से कोई वास्ता नहीं होता। एंकर, इधर काम ज्वर की खबरों की खेप भी कुछ ज्यादा ही सप्लाई होने लगी है। अच्छा नहीं लगता जब दिन का आगाज ही ऐसी कसैली खबरों से होता है। डॉक्टर साहब, आपने इसके लक्षण बताए, पर इस वायरस के पनपने के कारण क्या है? डॉक्टर, आपने ठीक कहा। इसकी गंभीरता को देखते हुए हमें लगा कि मामले की तह में डुबकी लगानी अति आवश्यक है। समाज सेवियों की नजर में तो सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। पछुआ हवाएं ज्यादा चल रही हैं और अपने साथ पश्चिमी संस्कृति, विचारधारा, नंगई, यंगई, दंगई, गे गई, व्याग्रई, न जाने क्या क्या अलाय बलाय ला रही हैं। और हम भारतीय प्रेम पुजारी सबको गले से लगाते चलो, वह अतिथि देवो भव के हिमायती हैं, चाहे फिर कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। सब संस्कारों का झमेला है। एंकर, पर संस्कार तो घर व स्कूल में शुरू से डाले जाते हैं ना? डॉक्टर, हाँ, यू आर राइट, पर इसके अटैक से स्कूल व घर भी सुरक्षित नहीं है। माँ व घर की स्त्रियों के लिए तो घर का मर्द बच्चा पैदाइशी राम होता है, जो ऑलरेडी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है। वो उनके कुल का तारणहार होता है। वह कभी कभी कुल के साथ साथ कुल की इज्जत भी तार देता है, फिर भी वो उनके लिए राजा बेटा ही होता है। एंकर, ज्यादातर इसका कारण लड़कियों का पहनावा माना जा रहा है। डॉक्टर, बताया ना, ये सीटी स्कैन को भी मात दे देते हैं। बुरखे में लिपटी लड़की भी क्या बच पाती है इनकी तीरे नजर से? किसी नन्ही सी बच्ची या लरसती लड़खड़ाती सुखी सी वृद्धा में कौन सा आकर्षण दिख जाता है इन्हें? संस्कार सीखने का ठेका तो बेचारी लड़कियों का ही है ना।
उन्हें ही अटैकर से बचने के उपदेश दिए जाते हैं। ये पहनो, वो मत पहनो, बाहर ना निकलो, किसी से हंस बोल के बात ना करो, वरना कमुआ आ जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एंकर, डॉक्टर साहब, हमारी पड़ोस की दादी माँ कह रही थी कि ये मिलावटी चीजें खाने का कमाल है। वो क्या खावे आजकल? फास्ट फूड, मैगी, चूमीन, हॉट हॉट कुत्ता। उन्हें किसी मर्मज्ञ ने बताया था कि ये सांप सलेंडे खाने से हार्मोन उबलने लगते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। वियाग्रा का नाम भी आजकल बहुत उछल रहा है। डॉक्टर, हाँ, वियाग्रा, ये तो करेले में नीम घोल देती है। इसके सेवन से तो आदमी घोड़े की तरह बलशाली होकर हिनहिनाने और रेपियाने लगता है। एंकर, और मिलावट? भाई लोकतंत्र है, सब कुछ करने की आजादी है यहाँ, फिर चाहे मिलावटखोरी ही क्यों न हो। इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं लोग। बहुत से कड़े कानून बने हैं इन पर लगाम कसने को, पर ये सबसे निडर प्राणी है। ये हर गली गलियारे से बखूबी वाकिफ होते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरी पतली गली से निकल लेते हैं। एंकर, इसमें विज्ञान क्या कहता है? डॉक्टर, वैज्ञानिकों की नजर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हार्मोन असंतुलित हो गए हैं। मौसम हीट फेंक रहा है। अब हिम्मत वाले हीट को लपक ले रहे हैं, मरियल हवा में लटक रहे हैं। समस्या कुछ लाइलाज सी है। वैसे रिसर्च कार्य प्रगति पर है। शायद कोई कोल्ड वैक्सीन इजाद हो जाए जो समस्या से निजात मिले। उम्मीद पे दुनिया कायम है। एंकर, बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि इन गंदी प्रदूषित हवाओं को कोई योगी, संत या बापू टाइप के ही रोक सकते हैं। डॉक्टर, जी हाँ, पर ऐसे योगी, संत व बापू मिलेंगे कहाँ? सबसे ज्यादा प्रभाव तो इन्हीं गंदी प्रदूषित हवाओं को उन्हीं पर पड़ रहा है। जिसका अपनी हवा पर ही कंट्रोल नहीं, वो औरों की क्या रोकेंगे भला? बहुत सौ के ज्वर का इन्वेस्टिगेशन तो रोज होता है आपके चैनल ही वहां जाते रहते हैं, गंदी प्रदूषित हवा खाने रहते हैं। ऐसे संत भी विरले ही होंगे प्रदूषित हवा कर पाए, पर वो संत भी विरले ही होंगे। अग्नि जान जा बसे हैं हिमालय की कंदराओं में। एंकर, सुना है इनसे निपटने का काम खाकी को सौंपा गया है। डॉक्टर, खाकी खाकी का इम्यून सिस्टम तो और भी कमजोर है। रेपिस्टों के साथ तो इनका दाढ़ी खुजाने का संबंध है। इनकी मदद मांगने वाली पीड़िता को आसमान से गिरकर खजूर में अटकने का डर बना रहता है। वैसे भी उनके हथियार निरीह जनता पर ही चलते हैं। आतंकवादियों, चोरों, डकैतों, रेपिस्टों पर चलने को तो दो टूक मना कर देते हैं। एंकर, फिर अब कैसे बचेंगे इससे? डॉक्टर, सोचते थे कि आखिरी सहारे हैं प्रतिनिधि हमारे, पर वो भी हमाम में नंगे हैं सारे। भ्रष्टाचार की खाद खाकर, राजनीति का पानी पीकर तो ये कीटाणु चौगनी गति से पनपता है। इनका काम ज्वर तो बाकायदा चढ़ता उतरता खुलेआम दृश्यमान होता है। एंकर, यानी कि हाथ खाली है हमारे, इससे बचाव का कोई उपाय नहीं है? डॉक्टर, है ना। माँ को अपने बेटों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जन्म से ही ऐसी जन्म घूटी पिलानी पड़ेगी कि इसका कीटाणु आसपास भी न फटकने पाए, और बेटियों को रेसलिंग सिखानी होगी। एंकर, यदि फिर भी इन्फेक्शन हो जाए तो? डॉक्टर, तब तो फिर आंख पर पट्टी बांधे खड़ी देवी का ही सहारा है। धन्यवाद। बढ़िया जी राजीव जी, जी बहुत बढ़िया ज्वलन समस्या पर जी। शुक्रिया राजीव जी। प्रभात जी आ गए? हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब तो? आ रही जी 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 जी। बिल्कुल आ रही। मैं अब क्योंकि लैपटॉप छोड़ के इससे आ गया हूँ मोबाइल पे। मोबाइल पे आ गए। इस पर भी अगला व्यंग लिखा जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, डॉक्टर नीरज सुधांशु जी ने समाज में व्याप्त जो दोष हैं उनके ऊपर कुछ अपना ध्यान केंद्रित किया व्यंग के माध्यम से। अपना ध्यान केंद्रित किया। आवाज एको हो रही है, एको हो रही है आवाज, एको हो रही है, एको हो रही है आवाज। अब
हमारे बीच में प्रभात गोस्वामी जी हैं, जुड़े हुए हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने व्यंग पाठ के लिए आएं और अपना व्यंग पाठ करें। प्रभात गोस्वामी जी का परिचय मैंने पूर्व में आप सब लोगों को दे दिया था और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यंगकार हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपका व्यंग पाठ हम सुनेंगे। आदरणीय प्रभात गोस्वामी जी कृपया आएं और अपना व्यंग पाठ करें। जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे एक अवसर दिया है। मेरा व्यंग भी इन दिनों जो कोरोना काल चल रहा है, आप सभी जानते हैं, सब कुछ बहुत मुश्किल है, हर तरफ दुश्वारियां हैं। मेरा व्यंग है शादी में 50 की आडी। आडी शब्द को इसका मतलब बंदिश, यानी 50 तक ही आप शादी में शामिल हो सकते हैं। तो प्रस्तुत है मेरा व्यंग्य। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। शादी में 50 की आडी। कोरोना काल में शादी के सपने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हो गए हैं। 7 फेरों से पहले आजकल 36 की बजाय 50 के आंकड़ों से निपटना किसी इम्तिहान के दौरान सबसे कठिन पेपर से निपटना सरीखा हो गया है। बारात में कौन कौन जाएगा, इस शादी की शहनाई से पहले ही बेसुरे सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। खुशियों के आंगन में रोज महाभारत के दृश्य, उलाहनों के तीर एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। हर शाम शिकायतों की बोरियां भरकर घर के स्टोर में डाली जा रही हैं। अब क्या करें? शादी में 50 की आडी यानी बंदिश संबंधी सरकार के आदेश को भी तो दरकिनार नहीं कर सकते। पुन्नू की शादी है, घर का इकलौता कुल दीपक खुशियों से दमकने के बजाय कुटुंबियों के उलाहनों की तेज हवा में रह रह कर बुझने की ओर बढ़ता है, पर शादी की उम्मीद का घी उसे फिर से प्रज्वलित कर देता है। बाबूजी रोज रोज कॉपी में 50 के आंकड़े से उलझते रहते हैं। डायरी के पन्ने रोज ही जमीन पर पड़कर शहीद होकर बिखरते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। सालों पहले यदि परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्व को समझते परिवारजन, तो आज जो स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति नहीं बनती। अब बाबूजी भी तो हर शादी में साफा पहनकर सिपाही बनकर सबसे आगे खड़े हो जाते थे। मुआ कोरोना इतनी बद्दुआएं देने के बाद भी निपट नहीं रहा है, जबकि हमारी दुआ जितनी प्रभावी होती है उतनी ही तेजी से बद्दुआ असर करती है। बाबूजी की हालत पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी यानी 50 रन बनाते समय पैर कांपते बल्लेबाज सी हो गई है। कभी कभी किसी चयनकर्ता की तरह भी सिलेक्शन की गुत्थी सुलझाने में भी उलझे रहते हैं। किसका नाम काटें, किसका जोड़ें। उधर अम्मा भी अपने पीहर की लिस्ट में से कोई भी नाम नहीं काटने की धमकी दे चुकी हैं। बाबूजी के लिए सारी खुदाई एक तरफ, जोरू के सातों भाई एक तरफ हो गए हैं। फिर दोनों पक्षों के फूफा महोदयों को छोड़कर देखिए, शादी की जगह बर्बादी हो जाएगी। इधर ताऊ, चाचा, उनके बच्चे, भाई ये तो जरूरी हैं। भला कुटुंब की जगह कौन ले सकता है? लिस्ट में 51 नंबर के हमारे काफी दूर के दद्दू, जो अचानक बाबूजी के एकदम नजदीक हो गए हैं, वह भी उलाहना दे रहे हैं, मानो फर्स्ट 11 की उम्मीद लगाए किसी खिलाड़ी को आखिरी समय में कप्तान ने 12वें खिलाड़ी के रूप में खड़ा कर दिया हो। बाबूजी की हालत अर्थव्यवस्था जैसी पतली हो रही है। सारे रिश्तेदार उनको पाणी ग्रहण की वेला से पूर्व ही हाथों में पानी, यानी पानी, हमारे राजस्थान में पानी कहते हैं पानी को। तो बाबूजी की हालत अर्थव्यवस्था जैसी पतली हो रही है। सारे रिश्तेदार उनको पानी ग्रहण की वेला से पूर्व ही हाथों में पानी यानी पानी ग्रहण करवाकर अपना नाम नहीं काटने की कस्में दिलवा रहे हैं। कोरोना काल के संकट से बड़ा बारात में जाने का संकट खड़ा हो गया है।
दूल्हे राजा अपने 10 दोस्तों को लेकर टस से मस नहीं हो रहे। अभी केवल उनका ही नाम पक्का हुआ है जो शादी के रस से ज्यादा सोमरस का मजा लेने के लिए जा रहे हैं। बचे 40 को अली बाबा की तरह चुनना भी टेढ़ी खीर हो गई है। पर संकट काल हमेशा कुछ नए आइडियाज लेकर आता है। बाबूजी ने शादी से पहले ही एक रोका टाइप का कार्यक्रम हमारे घर में आयोजित किया। घर के सीनियर्स को बाबूजी ने उस पर आमंत्रित करके सुरुचि भोज उनके सामने परोसा। भोजन के मेन्यू के जगह कलेक्टर ऑफिस से मंगवाया गया कड़वा आदेश भी नैपकिन की तरह रखा गया। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग तो कोरोना के खतरों से डरकर बेमन से मान गए। बाबूजी और अम्मा के पक्ष के 10 बॉक्सर नहीं 10 बुजुर्ग बिना लड़ही रिंग से बाहर हो गए। कुछ कोरोना की जांच के नाम पर बिदक गए। बाबूजी को लगा सच में डर के आगे जीत है। संकट काल से निकलकर बिटवा की बारात शांति नगर पहुंची गई। फिर तोरण द्वार पर हाथों में फूल मालाओं की जगह कोरोना जांच के सर्टिफिकेट लेके दुल्हन के द्वार पर पहुंची। यहां सबके हाथ धुलवाए गए, सबका बचा खुचा मैल भी निकल गया। पर शादी में बिटवा के साफ सुथरे हाथों पर चढ़ने वाले मैल से घर वाले खुश थे। कोरोना के इन हालातों में दूल्हा बिना घोड़ी चढ़े पैदल चलने को मजबूर था और बाराती बिना बैंड के, बिना नागिन डांस के अनमने हो रहे थे। दूल्हे के दोस्त जो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का गीत पर डांस करने की तैयारी करके आए थे, पर सारे जवान कोरोना के डर से भयभीत थे। सो पांवों के हिलने डुलने की स्थिति भी, शक्ति भी ना रही। नाचना छोड़ तेजी से चलने में भी डर लग रहा था। इधर शादी समारोह शुरू हुआ और उधर अचानक कुछ परिचित चेहरे खानसामों यानी रसोइयों की ड्रेस में दिखाई दिए। बाबूजी नजरें बचाकर निकलने ही वाले थे कि मूल लिस्ट के बाद रिजर्व लिस्ट में 51 से 60 नंबर वाले रिश्तेदार बोल उठे, क्यों पुन्नू के पापा हमको छोड़कर बारात ले आए? अब बोलो खाना परोसें या नहीं? धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। आपने जो इस समय समाज में व्याप्त है फिजूल खर्ची शादियों पे, उस विषय पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने व्यंग प्रस्तुत किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ एक बार पुनः, क्योंकि व्यंग का अर्थ ही होता है सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों के विरुद्ध एक करारा प्रहार करना। तो आपने व्यंग के धर्म को भरपूर तरीके से बखूबी निभाया है। आपको शत शत नमन है। और अब दोस्तों हम अगले व्यंगकार की तरफ चलते हैं। हमारे अगले व्यंगकार हैं नीरज दहिया जी। नीरज दहिया जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। आप पिछले 30 वर्षों से अनवरत लेखन का कार्य कर रहे हैं और आपने बहुत ही अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं। आपकी पुस्तकों पे दिल्ली साहित्य अकादमी के द्वारा कई श्रेणियों में, एक में नहीं कई श्रेणियों के लिए आपको साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया जा चुका है और आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित भी हो गई हैं जिनकी काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो मैं अब आग्रह करता हूँ नीरज दहिया जी से वो आएं और अपना व्यंग पाठ से आप सबके साथ जुड़ें। आदरणीय नीरज, धन्यवाद राजीव जी। स्वागत। अलका जी, दया जी प्रेमचंद जी वाला सुना रहे हैं क्या? प्रेमचंद जी वाला सुना रहे हैं। अलका जी नमस्कार, बेदी साहब नमस्कार, नीरज जी, प्रभात जी, सभी को नमस्कार। मैं तकनीकी रूप से थोड़ा पीछे हूँ, हो सकता है नेट की कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधा व्यंग पाठ करता हूँ। एक नया व्यंग आपके सामने रखता हूँ। नियम वहां जहां कोई पूछे।
सुबह सुबह का वक्त था। मैं किसी काम से मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। हाईवे के मोड़ के करीब था, इतने में एक मोटरसाइकिल ने ओवरटेक किया। दो सज्जनों की यह सवारी तेज गति से आगे निकली तो ध्यान जाना स्वाभाविक था। मुझे गुस्सा आया कि एक तो बिना हेलमेट के हाईवे पर छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और गति भी आवश्यकता से अधिक है। पर यह क्या, मैंने देखा कि चालू बाइक पर दोनों सज्जनों ने जल्दी जल्दी अपने अपने हेलमेट पहन लिए। ओह, कितने चालाक हैं ये लोग। पता है कि यहाँ चेकिंग हो सकती है तो नियम में आ गए। मैंने चलते चलते अपने गतिमान मन को समझाया कि हे पगले मन, ऐसे कितनों की सोच करेगा। नियम तो सब अपनी जगह होते हैं, उनको कब कहाँ मानना है अथवा कहाँ नहीं मानना है, इसका निर्धारण खुद नियम तो करते नहीं है। यातायात का एक नियम मानकर मैं महान बन गया और उपदेशक की मुद्रा में पहुंच गया हूं। मैंने विचार किया कि मैं भी घर के आसपास कहीं निकलता हूं तो हेलमेट कहाँ पहनता हूं। नियम भंग तो भंग ही है, चाहे कभी भी करो। बात हमारी सुरक्षा की और भले की है, फिर भी हम जो हैं अपने फायदे के अनुसार नियमों का पालन करते हैं। पंच काका कहते हैं कि सरकार खुद चाहती है कि लोग नियम तोड़े। जिसे बर्बाद होना है उसे बर्बाद होने देना क्या है, नहीं समझे? देखो, बीड़ी, सिगरेट और वाइन आदमी के स्वास्थ्य की बर्बादी करती है। ठीक बात है, तो कहो हाँ। तो पंच काका का मानना है कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक चीजें हैं उन पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा देती है, उन्हें बंद क्यों नहीं करती है। मैंने कहा वहां चेतावनी लिखी रहती है, फिर भी लोग अगर सेवन करते हैं तो सरकार की गलती कहाँ है। पंच काका को मेरा बीच में बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ। पंच काका, क्या किसी बड़े बुजुर्ग को छोटों के बीच बोलना सहन नहीं होता है? उन्होंने जवाब दिया, बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होता है, उन्हें पढ़ने के लिए हम आंखें कहां से लाएं। इतने बारीक अक्षरों में लिखने से नियम का पालन हो गया। बीड़ी, सिगरेट, पान, जर्दा, फिर दारू मारू, ये सब बंद क्यों नहीं करते? जब ये चीजें गुणकारी, लाभप्रद नहीं, फिर बेचने खरीदने में पाबंदी क्यों नहीं? माना कि पाबंदी का अर्थ पूरी रोक नहीं होता है। पूरी पाबंदी तो कभी होती ही नहीं। एक राज्य में शराबबंदी के चलते लोग सैर सपाटे करने दूसरे राज्य में चले जाते हैं, अपने आनंद को मनाते हुए लौटते हैं। चोरी छिपे जो गोरख धंधा होता है वह तो होता ही है। सारी पाबंदी और बंदी सब कुछ लोगों के लिए हाथी के दांत हैं। नोटबंदी में बुरा हाल हुआ तो गरीबों का हुआ, पर अमीरों के आनंद में कौन सा खलल पड़ा? पंच काका बोले, सच्ची बात है कि नियमों में जो कुछ ऐसा किया धरा होता है कि राम जी बचकर निकल जाते हैं और श्याम जी फंस जाते हैं। एक बच के निकल जाए और दूसरा फंस जाए तो इसे कहते हैं राम राज्य। मैंने फिर प्रतिवाद किया कि काका, यह तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। मान लो किन्हीं दो आदमियों को पानी में फेंका जाता है, तो एक निकल कर बाहर आ जाए और दूसरा डूब जाए, तो इसे क्या कहोगे? जो निकल आया है उसे तैरना आता है और जो डूब गया लल्लू था, जो तैरना नहीं जानता था। यह सीधा सा सिद्धांत है कि नियमों के जाल से जिसे बचना आता है वह बच जाता है और जो बचना नहीं जानता वह बेचारा फंस जाता है। काका जी, नियम तो बेचारे उस जाल की तरह है जिसे एक बहेलिया ने बिछाया तो पक्षियों को पकड़ने के लिए था, पर वे होशियार निकले, पूरे जाल को लेकर ही उड़ गए। अब काका जी हंसे और बोले, यह बात जोर की कही। तो ये एक छोटा सा व्यंग था। नियम वहां जहां कोई पूछे। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपके पंच काका तो बहुत बढ़िया बातें करते हैं। मैं तो कहूँ प्रेमचंद जी वाली इतनी बढ़िया रचना, राकेश जी बहुत अच्छी रचना है, मैं इनसे मंगा के आपको दूंगी, पढ़िएगा जी जरूर जरूर जी। वो अपनी रचना सुनाते हैं तो पंच काका कहते हैं सीखो, और वो प्रेमचंद की रचना ले जाते हैं और उनको सुनाते, बोले ये यहाँ कफन है ना, तो वो कहते हैं कि क्या ये क्या लिखा है, मतलब तब तक वो उनको ध्यान नहीं था कि प्रेमचंद की रचना है। तो बहुत ही खूबसूरत वो रचना है नीरज दया जी की, बहुत ही प्यारी रचना है। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने, जैसा कि मैं दोस्तों कह रहा था कि व्यंग एक ऐसी विधा नहीं है कि जो सिर्फ आपको हंसाए। व्यंग आपको चिंतन के लिए मजबूर करता है, व्यंग आपको रोने के लिए मजबूर कर देता है, व्यंग आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हिंदी साहित्य में व्यंग ऐसी विधा है
जिससे पूरे समाज को उन व्यवस्थाओं पे जिन पे आप आवाज नहीं उठा सकते हैं खुल के, उनके लिए व्यंग इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के कोने कोने से प्रसिद्ध व्यंगकार, और इस कड़ी में अब अगला नाम जो मैं पुकारने जा रहा हूँ, काफी देर से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार इनको तो हमने फिल्मों में देखा है, हमने इनको इस टीवी सीरियल्स में देखा है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। हम अब बढ़ते हैं राकेश बेदी जी की तरफ, जिन्होंने सिनेमा में अपना जो सफर था वो इनकी पहली फिल्म आई थी हमारे तुम्हारे संजीव कुमार जी के साथ थी वो फिल्म। वहां से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद चश्मे बद्दूर और टीवी सीरियल में ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती जी, यस बॉस जैसे बहुत सारे सीरियल में आपने इनको देखा होगा, इनको महसूस किया होगा, इनके द्वारा हंसाए गए क्षणों को आपने आनंद में व्यतीत किया होगा। और इनको एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि 2008 में आपको आपके अभिनय के लिए बेस्ट कॉमिक अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड किया था। तो आज हमारा सौभाग्य है कि फिल्मी सुनहरे पर्दे के, जिसको माया नगरी का सुनहरा पर्दा कहा जाता है, उस पर्दे से जुड़े हुए एक बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति तो हमारे बीच में हैं, जो व्यंग के माध्यम से आपको सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं के बीच लेके जाएंगे और उन चीजों को उजागर करेंगे जिनसे आपका रोज ताल्लुक होता है, लेकिन हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं राकेश बेदी जी से, वो कृपया आएं और अपना व्यंग पाठ करें। आदरणीय राकेश बेदी, स्वागत है। स्वागत है राकेश जी। और एक चीज मैं बता दूं कि राकेश जी बहुत अच्छी शायरी, जो मजाकिया शायरी कहते हैं, और मतलब वो इतनी आसानी से लिख देते हैं कि मतलब सुनते सुनते ऐसा लगता है कि सुनते चले जाएं। बहुत अच्छी लिखते हैं। तो भी आप एक कुछ शायरी भी हमको सुनाइएगा, हम आज आपको सुनना चाहते हैं सर। वही सुनाएंगे। स्वागत है। नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी हस्तियों के सामने बैठा हूँ। मैं उस तरह से तो कोई बहुत बड़ा ना ही साहित्यकार हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा लेखक हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले बहुत सालों से, 35-40 सालों से मैं कुछ ना कुछ लिखता जरूर हूँ। तो वो लेकिन कभी सामने कभी लाया ही नहीं, क्योंकि इतना व्यस्त रहा। अभी जब थोड़ा वक्त मिला है तो सब डायरियां वारियां खोल के देखी तो सर स्वर साहित्य संगम से जुड़े हुए जो हमारे श्रोता हैं वो इतने प्रबुद्ध हैं कि उनको पता है कि जब कोई साहित्यकार या कलाकार ये कहता है कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा कलाकार या बहुत बड़ा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सही बात है। तो स्वागत है आपका। आइए। मैंने कहा लिखा, कोरोना पे भी लिखा, तो पहले कोरोना से शुरू करता हूँ जी। स्वागत। पहले भी सुना चुका हूँ मैं एक दो मंचों पर यहाँ, कि कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना तो एक बहाना है। सुबह उठना, उठ के बैठना, बैठ के लेटना, लेट के थक जाना है। कोरोना तो एक बहाना है। ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, फिर भी दिन में 2 बार नहाना है। ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, फिर भी दिन में 2 बार नहाना है। कल मैंने ये कपड़े पहने थे और आज मैं ये कपड़े पहनूंगा, इस बात को सोच के इतराना है। कोरोना तो एक बहाना है। दूर दूर तक सूंघने वाला कोई नहीं, दूर दूर तक सूंघने वाला कोई नहीं, फिर भी मुझे यही परफ्यूम लगाना है। आईने के सामने जाना है, अपने आप को देख के मुस्कुराना है। कोरोना तो एक बहाना है। कोरोना के अलावा कोई और समाचार है, ये जानने के लिए टीवी भी लगाना है। कोरोना के अलावा कोई और समाचार नहीं है, ये समाचार परिवार को बताना है। क्या कहा, लॉकडाउन और बढ़ गया तो कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता है कि वक्त कैसे बिताना है। सुबह उठना, उठ के बैठना, बैठ के लेटना, लेट के थक जाना है। कोरोना तो एक बहाना है। शुक्रिया। तो ये कुछ कोरोना के ऊपर मैंने कुछ कहा हाल ही में, और अब कुछ और सुनाता हूँ आपको कि आजकल जो लोगों की जो मानसिकता है उसके ऊपर, कि अभी जो कोरोना और ये जो हम घर बैठे हुए हैं, ये सब बातें यहाँ तक गले तक आ गई हैं कि हर शख्स ये सोच रहा है अब सब्र करार की हद पे। हर शख्स ये सोच रहा है अब सब्र करार की हद पे। ये आग जो लगी हुई है कब बुझे और मैं कब काम करूं। ये आग जो लगी हुई है कब बुझे और मैं कब काम करूं। इतना वक्त तो कभी ना था मेरे पास कि मैं ये सोचूं
इतना वक्त तो कभी ना था मेरे पास कि मैं ये सोचूं कैसे शब को सुबह करूं और कैसे सुबह को शाम करूं। एक बात तो तयशुदा है कि अब ना मुंह से निकलेगा, एक बात तो तयशुदा है कि अब ना मुंह से निकलेगा, बहुत थक गया हूं मैं, कहीं बैठ लूं, जरा आराम करूं। कोई मुश्किल नहीं है ऐसी जिसका हल ना इंसान ने ढूंढा हो, कोई मुश्किल नहीं है ऐसी जिसका हल ना इंसान ने ढूंढा हो। मैं भी इंतजार में हूं कोरोना, कब तेरा काम तमाम करूं। इतनी नफरत है मुझे चीन से कि चीनी खानी छोड़ दी, इतनी नफरत है मुझे चीन से, चीनी खानी छोड़ दी। सोचता हूं हर वक्त यही कि कैसे चीन को बदनाम करूं। ये एक रचना मैंने अभी कुछ हाल में लिखी थी और मैंने कुछ और आपको सुनाता हूं। ये कोरोना के ऊपर ही एक दो थॉट हैं कि सूरज तो निकलेगा, सूरज तो निकलेगा पर उजाले ना रहेंगे, सूरज तो निकलेगा पर उजाले ना रहेंगे, आंखें तो होंगी पर देखने वाले ना रहेंगे। ये दिल तुम्हारे सीने में रहेगा कैद सदा, दुनिया में भले ही ये दिल वाले ना रहेंगे। क्या वो दोस्तों की महफिलें अब फिर से ना सजेंगी, क्या वो दोस्तों की महफिलें अब फिर से ना सजेंगी, अब मैं कदों में छलकते हुए प्याले ना रहेंगे। ये किस मकाम पर लेके आया है हमको ऐ खुदा, ये किस मकाम तक लेकर आया है हमको ऐ खुदा। क्या बच्चों के हाथों में निवाले ना रहेंगे, सब घरों में कैद है छुप के अंदर बैठ गए, सब घरों में कैद छुप के अंदर बैठ गए, बंद घरों के दरवाजों पर ताले ना रहेंगे। कहाँ गए वो नाजो नखरे वो गमज़ा वदा, कहाँ गए वो नाजो नखरे वो गमज़ा वदा। परेशान है हुस्न वाले कि अब देखने वाले ना रहेंगे। तो क्या कोई बंठन नहीं रहा, कोई देखने वाला भी नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। हाँ एक राकेश एक मिनट अनम्यूट करिए, वो बहुत अच्छा वो उन्होंने उस दिन सुनाया था, वो सुनाए वो। राकेश जी सुन रही है मेरी आवाज? हाँ जी। वो जो दिन आप सुना रहे थे बॉम्बे आर्ट क्लब में, वो उठा लूं कहाँ, यहीं बिठा लूं कहाँ, सोफे पे बिठाऊं यहाँ बिठाऊं, तो वो थोड़ा हास्य के रंग भी थोड़े से बिखरा दे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा एक मिनट मैं ढूंढ लूं क्या कहाँ है, एक सेकंड। हाँ जी स्वागत। ये स्क्रीन ऐसे रहने दीजिए ताकि मुझे आप लोगों के रिएक्शन तो मालूम पड़े मुझे। हाँ एक्चुअली वही वो पता नहीं चलता कि कोई रिएक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो माइक म्यूट किए हुए हैं बाकी, माइक जो मर्जी कीजिए लेकिन स्क्रीन को ऐसे रहने दीजिए। तो ये जो मैं कुछ शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उस दिन मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे सुनाए थे, अलका जी वहां थी, उनको बड़ा पसंद आया ये उन जज्बात, उन हालात, उन लम्हात को मैंने कुछ शेरों में संजोया है। जहां से हम गुजरते तो सब हैं, लेकिन इन बातों को कागज में कभी लाते नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी और इतनी मामूली बातें होती हैं ये कागज पे कोई शायर या किस तरह मतलब कोई लाता नहीं है। ये बातें रह जाती हैं, बस मन में रह जाती हैं, क्योंकि एक मैं कहूँगा मिलियंथ ऑफ सेकंड के लिए एक थॉट दिमाग में आता है और निकल जाता है, लेकिन मैंने उन चीजों को कैप्चर किया है, पेश करता हूँ। जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे मैं उठा लूं, जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे मैं उठा लूं, इजाजत दे तो उनकी जुल्फें अपने शानों पे गिरा लूं। जी करता है उनके तमाम नाजो नखरे मैं उठा लूं, इजाजत दें तो उनकी जुल्फें अपने शानों पे गिरा लूं। उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म, उनके मिजाज हैं मानिंदे मौसम ठंडे और गर्म। समझ नहीं आता आज कोट उतारूं या डालूं, समझ नहीं आता समझ नहीं आता आज कोट उतारूं या डालूं। वक्त
वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, जेब में हाथ डालूं या फिर आगे बढ़कर मिला लूं। वक्त रुखसत मैं तो बस सोचता ही रह गया, जेब में हाथ डालूं या फिर आगे बढ़कर मिला लूं। ये शेर सुनिए, आपको मजा आएगा। जी, तबीयत नासाज हो अगर तो हर रिंद यही सोचता है, रिंद यानी पीने वाला। तबीयत नासाज हो अगर तो भी हर रिंद यही सोचता है, आज शाम को जाम में बर्फ डालूं ना डालूं, मैं डालूं। बहुत आज शानदार, शाम बहुत को शानदार। जाम में बर्फ डालूं ना डालूं। शेर सुनिए, इतना यकीन है वो आंखों से मुझे पिला ही देंगे, इतना यकीन है वो आंखों से मुझे पिला ही देंगे। खाने के लिए रास्ते में रुकूं कुछ उठा लूं, खाने के लिए रास्ते में रुकूं कुछ उठा लूं। शेर सुनिए, यहाँ से हम गुजरे हैं, हम सब गुजरे हैं यहाँ से, जो मैं अभी पेश कर रहा हूँ, और शायद अभी भी गुजरते हैं कुछ लोग। जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर यही सोचा। जब छोटा था, जब आदमी छोटा हो तो बड़ा नोट डिपेंड करता है कितनी जरूरत है। 5 का भी बड़ा हो सकता है आपके लिए, 10 का भी, 100 का भी, 500 का भी, डिपेंड करता है आप कितने छोटे हैं और कितनी बड़ी जरूरत है आपकी। जब छोटा था तो एक बड़ा नोट पड़ा देखकर यही सोचा, इसे मेज के नीचे सरका दूं या अभी जेब में डाल दूं, इसे मेज के नीचे सरका दूं या अभी जेब में डालूं। और ये भी सुनिए, यहाँ से भी गुजरते हैं, सब लोग गुजरते हैं। सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका तो मैं परेशान हो गया, सरे महफिल उनका पल्लू जो सरका तो मैं परेशान हो गया। अब जो देख रहे हैं उनसे निपटूं या खुद को संभालूं, अब जो देख रहे हैं उनसे निपटूं या खुद को संभालूं। और ये भी शेर सुनिए, यहाँ से हर दंपति तो विवाहित लोग रोज गुजरते हैं। उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है दिल में, उनकी हर बात पे हर रोज ये ख्याल आता है दिल में, ये रिश्ता यही तोड़ दूं या फिर तोड़ कर निभा लूं। बढ़िया। ये रिश्ता यही तोड़ दूं या फिर तोड़ कर निभा लूं। ये हमारी जो 2 महिलाएं बैठी हैं उनके लिए खास तौर पे है। जी, स्वागत है। तो भी दिल है कि मानता नहीं, गला खराब हो तो भी दिल है कि मानता नहीं। चटपटी इस चाट में थोड़ी सी चटनी और मिला लूं, चटपटी इस चाट में थोड़ी सी चटनी और मिला लूं। अब ये देखिए, यहाँ से तो हर मर्द गुजरता है, शायद कुछ लोग वो अचानक जो आए तो सवाल उठा के बिठाऊं कहाँ, वो अचानक जो आए, ये बहुत बढ़िया है। वो अचानक जो आए तो सवाल उठा के बिठाऊं कहाँ, सोफे पर, दिल में या फिर गोद में ही बिठा लूं। वो अचानक जो आए तो सवाल उठा के बिठाऊं कहाँ, सोफे पर, दिल में या फिर गोद में ही बिठा लूं। शेर सुनिए, ठंड बहुत है, बर्फ जमी है और उनसे मिलना भी है। ठंड बहुत है, बर्फ जमी है और उनसे मिलना भी है। आज इतर फलेल से ही काम चला लूं या नहा लूं, आज इतर फलेल से ही काम चला लूं या नहा लूं। और देखिए, ये भी एक बड़ा कॉमन सा हमारा थॉट है, कई बार गुजरते हैं यहाँ से, कि एक ही पेग बचा है, एक ही पेग बचा है और ये दिन बुलाए आ गया। एक ही पेग बचा है और ये दिन बुलाए आ गया। बोतल को मेज पे रहने दूं या नीचे कहीं छुपा लूं। बड़ी दुविधा है। छुपा दी होगी आपने, छुपा दी होगी, है ना राकेश? हाँ राकेश जी, छुपा दी होगी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल छुपा दी जी। ये मैंने एक कल ही कुछ कहा है नया जी, वो एक आखिरी पेश करता हूँ आपके सामने।
कुछ 4-5 शेर ही हैं। कुर्बतें और गुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। कुर्बत बोलते हैं नजदीकियों को। अब ये कोरोना हम सब लोग साथ ही हैं घरों में, तो गुर्बतें भी बढ़ रही हैं और गुर्बतें गरीबियां भी बढ़ रही हैं। कुर्बतें और गुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। अब तन्हाइयां भी सबको याद आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब गुर्बतें तन्हाइयां भी और सबको गुर्बतें याद आ रही बढ़ती जा रही हैं। अब तन्हाइयां भी सबको याद आ रही हैं। हुस्न कब रूबरू होगा ये तो खुदा जाने। हुस्न कब रूबरू होगा ये तो खुदा जाने। इंटरनेट की तस्वीरें ही बिजलियां गिरा रही हैं। बढ़िया है। इंटरनेट की तस्वीरें बिजलियां गिरा रही हैं। शेर सुनिए। सब एक नाव में नहीं, एक समुंदर में है। अब सब एक नाव में नहीं, पहले बोलते थे वी आर इन द सेम बोट, वी आर नॉट इन द सेम बोट एनी मोर, वी आर इन द सेम सी। सब एक नाव में नहीं, एक समुंदर में है। अब लहरें चुन चुन के किश्तियां डुबा रही हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। सब एक नाव में नहीं, एक समुंदर में है। अब लहरें चुन चुन के कश्तियां डुबा रही हैं। अभी कुछ देर पहले आपने गरीबी पे कुछ कहा था, तो ये शेर देखिए एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग है कि गरीबियां बढ़ रही हैं तो रोना किस बात का। गरीबियां बढ़ रही हैं तो रोना किस बात का। अमीरियां भी तो साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। अमीरियां भी तो साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। जी जी। हमने हवा पानी को बाप का माल समझ लिया था। हमने हवा पानी को बाप का माल समझ लिया था। बीमारियां इसीलिए हम पे करम फरमा रही हैं। वाह वाह। मैं अपने दर्शकों से एक बात को बाप का माल समझ लिया था। बीमारियां इसीलिए करम फरमा रही हैं। ये आखिरी शेर सुनिए, आपको मजा आएगा जी। क्या हुआ, हम कौमी झगड़े भूल कैसे गए। अब देखिए, बड़े दिनों से कोई कौमी बात हो ही नहीं रही है। क्या हुआ, हम कौमी झगड़े भूल कैसे गए। जान पे पड़ी तो सबको नानियां याद आ रही हैं। वाह वाह। जान पे पड़ी तो सबको नानियां याद आ रही हैं। कुर्बतें या गुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। अब तन्हाइयां ही सबको याद आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके गजल का जो लास्ट सेकंड शेर था कि अमीरियां बढ़ रही हैं तो क्या हुआ, गरीबियां बढ़ रही हैं तो क्या हुआ, अमीरियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसमें साहित्य का कितना बड़ा सच छुपा हुआ है कि जैसे जैसे गरीबी बढ़ती है वैसे वैसे कुछ लोगों की अमीरी भी बढ़ती जाती है। यही व्यंग का धर्म है। और आपने बखूबी अपनी गजल में भी अपनी व्यंग विधा को किस तरह से संजोया है, उसके लिए हम आपको नमन करते हैं बेदी साहब। आपने बहुत ही अच्छा पाठ किया और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। अब इस कड़ी में हमारे यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे केवल एकमात्र शक्ति बची हुई हैं व्यंग पाठ के लिए। आप बहुत सारे दर्शक जो मुंबई के हैं, आपके लिए जाना पहचाना चेहरा होगा। आप श्रीमती अलका अग्रवाल सिकतिया जी, आप कहानी, कविता और व्यंग तीनों विधाओं में पारंगत हैं। आपको अपनी कहानी संग्रह मुल्दे इतिहास नहीं लिखते, इसके लिए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप रंगमंच से लेकर पत्रकारिता व अनेक शोध प्रबंध के लिए भी जानी जाती हैं और वह आज हमारे बीच में हैं व्यंग पाठ के लिए। तो मैं सीधे सीधे अर्चना जी से आग्रह करूंगा, सॉरी अलका जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और व्यंग पाठ करें। अलका जी राकेश जी मेरा नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते, हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं। और नीरज भैया जी देखिए लगता है फिर से वो आउट ऑफ स्टूडियो हो गए हैं। नहीं आगे अच्छा पहले वो जी कुछ कह रही नीरज जी? नहीं आप काव्य पाठ करिए जी। वो मेरा एको हो रहा था, सॉरी। तो स्वैर साहित्य संगम का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि उन्होंने आज
एक साहित्यिक एक ऐसे विधा को आज आप अपने मंच से ला रहे हैं कि जो कि हालांकि आजकल बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, जानी जा रही है, लेकिन अभी भी व्यंग्य की आलोचना बहुत नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं, राजीव जी मैं चाहूंगी कि जैसे सब लोग दिख रहे थे वैसे ही मुझे दिखने दीजिए। हाँ, तो तभी और आवाज भी खुली रहने दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि रिएक्शन पता चलते हैं तो अच्छा लगता है। तो व्यंग्य आज मतलब बात बहुत हो रही है और बहुत व्यंग्य लिखे जा रहे हैं। और आज हम मतलब मैं आप सबका भी आरती सैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत मतलब बात की और बहुत मेहनत कर रही है स्वर साहित्य संगम को आगे लाने के लिए। आप लोग, विजय लक्ष्मी जी से मेरा परिचय नहीं, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं स्वर साहित्य संगम के लिए। और मैं आप सबका अलका जी मैं बस 1 मिनट लूंगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज स्क्रीन पे आपके साथ जो जितने भी व्यंग्यकार हमारे इस समूह को गौरवान्वित कर रहे हैं, इन सारे व्यंग्यकारों को आप तक पहुंचाने में सबसे बड़ी कड़ी अलका जी हैं। इसके लिए भी स्वर साहित्य संगम आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आप व्यंग्य पाठ जी धन्यवाद। बस आप सबने मेरी बात रखी इसलिए शुक्रिया करती हूँ। और देखिए बात व्यंग्य छोटी छोटी बातों में निकलता है। जैसे एक बार मैं एयरपोर्ट गई तो मैं देख रही हूँ कि एक महिला जो है अपने सिर पर लाल बत्ती लगाए चली आ रही है और उनके पीछे उनके 2 बच्चे लाल बत्ती लगाए चले आ रहे हैं। हमने कहा ये क्या? बोले नहीं क्या है ना, वो हमारे जो वो है ना, उनका लाल बत्ती का गाड़ी है ना, सरकार ले लिया है, तो हम लोग आज कल अपने सिर पे लाल बत्ती लगा के घूमता है। तो व्यंग्य इस तरह से चलता है। तो अभी देखिए क्या है कि हालांकि मैं 2 छोटे-छोटे व्यंग्य, क्योंकि राजीव जी का आग्रह था कि मेरी एक जो रचना है इच्छा मृत्यु ले लो, जी हाँ हरियाणा वो वाली। मैं, लेकिन अभी क्योंकि जैसे राकेश जी ने भी कहा, हमारे प्रभात जी ने भी सुनाया, तो जो कोरोना पे जिस तरह से है, तो चमकेश वॉरियर आप सब देख रहे हैं कि आजकल बहुत से लोग ना व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मिला, वो सर्टिफिकेट मिला। तो उस पर मैं छोटी सी रचना एक पहले आपको सुना देती हूँ, चमकेश वॉरियर। स्वागत है। आप लोग बिल्कुल बीच में अपने रिएक्शन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राकेश जी, तो शुरू करती हूँ। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। पिछले जन्म में कुछ लोगों ने भूखे रहकर, एक पैर पर खड़े होकर, पेड़ पर उल्टे लटक कर और न जाने कौन कौन से ऊट पटांग तरीकों से भगवान की तपस्या की। और भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भाई चमचागिरी किससे अच्छी नहीं लगती है? चमचों का तो जमाना है, भगवान भी वही पसंद करते हैं। प्रकट होकर बोले, बच्चों तुम्हारी क्या कामना है? उन्होंने कहा, प्रभु हमें ना हमारा पड़ोसी तक नहीं जानता, लोगों को इतने बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, हमें आज तक एक को पुरस्कार ना मिला। क्या चाहते हो बच्चों तुम? प्रभु हमें वरदान दीजिए कि हम हर जन्म में प्रसिद्ध रहें, अवसरों को भुनाने का अवसर हुनर दीजिए, दूसरों के दुख में भी हम घड़ियाली आंसू आंखों के नालों से प्रवाहित कर सके, हमारे थोड़े किए को ज्यादा गिना जाए और हम प्रसिद्धि के आसमान पर चमके चमकेश सितारे बन जाए। तथास्तु कहकर प्रभु जानने लगे। अचानक मुड़े, सुनो एक बात सुन लो, हर जन्म में मुझे प्रसन्न करने के तौर तरीके जरा मॉडिफाई होते रहेंगे, उनका ध्यान जरूर रखना, वरना तुरंत प्रसिद्धि के पेड़ से उठाकर नीचे पटक दूंगा। तो पिछले जन्म में प्रसिद्धि के सुख को भोग कर ये सब चमकेश सितारे अगले जन्म में भारत भूमि पर पैदा हो गए। अब वरदान श्राप ना बन जाए इसलिए ये प्रभु को भोग लगाते रहते हैं। सत्ता में बैठे प्रभु की चरण पादुकाओं को सर पर रखकर प्रेम अश्रुओं से नहाते रहते हैं। संचार माध्यम यानी मीडिया में बैठे प्रभुओं की लक्ष्मी मैया से मीटिंग कराते रहते हैं। आप सब समझ जाएंगे, प्रतीकों के माध्यम से बात कह रहे हैं हम। जिस क्षेत्र में जो प्रभु जितना शक्तिशाली है उसका पूरा हिसाब रखकर यथा योग्य चढ़ावा, जैसे फल फूल मिष्टान सोमरस वाइन बियर जो भी कहे, और रंग बिरंगे कागज चढ़ाकर उनका भजन पूजन समय समय पर करते रहते हैं। इस जन्म में ये चमकेश सितारे प्रसिद्धि पाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मौके को भुनाना बखूबी जानते हैं। और प्रभु का कनेक्शन इनसे इतना सॉलिड है कि 10 मिनट के भीतर पूरे विश्व में व्हाट्सएप नारद मुनि और माता फेसबुक इनकी प्रसिद्धि तुरंत पहुंचा देते हैं। कोरोना काल में इन चमकेश वॉरियर्स का भाग्योदय हो चुका है। लोगों की तकलीफों में भी ये अवसर बराबर ढूंढ रहे हैं। कोरोना काल तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका बनकर आया है।
आइए मिला देते हैं आपको चमकेश वॉरियर नंबर 1 से। गरीब बस्ती में श्रीमान चमकेश वॉरियर एक द्वारा केलों का वितरण। संस्था के पैसे से इन महाशय ने 2 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन अपने परिवार के लिए रख दिए। भाई हर कोई अपने परिवार का ध्यान पहले रखता, इन्होंने क्या किया तो क्या बुरा किया बताइए। 1 केला फोटो खींचने वाले को, 1 केला यूट्यूब वाले को, 1 केला डिजिटल समाचार पत्र वाले को, 2 केले सर्टिफिकेट दाताओं को, 2 केले आलोचकों का मुंह बंद रखने के लिए। कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 और 7 19 केले। अब बचे कितने? 5 केले। गरीब बस्ती के लोगों की भूख देखकर इन महान प्राणी की आंखों में आंसू आ गए। कैमरे के सामने खड़े होकर रोते हुए बोले, कितने भूखे और गरीब हैं ये बेचारे, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इनकी भूख मिटाने के लिए केले बांटना चाहता हूँ। हाथों में ग्लव्स पहनकर चेहरे के मास्क को थोड़ा नीचे उतारकर, ताकि इनके मुखारविंद का दर्शन कैमरा सबको बराबर करा सके। आंखों में घड़ियाली आंसू लाकर 20 लोगों के बीच में 5 केले बांटते हुए बड़ी शान से इन्होंने फोटो खिंचाई। और न मालूम सी एक संस्था ने इन्हें चमकेश वॉरियर का डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें लिखा था, बड़े दिल वाले गरीबों के मसीहा चमकेश वॉरियर नंबर 1। आइए मिलते हैं चमकेश वॉरियर नंबर 2 से। ये वीर रस के कवि है। आजकल पाकिस्तान और चीन की बात आपने राकेश जी कही थी, चीनी वाली बात राकेश जी, तो आजकल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ खूब कविताएं बना रहे हैं, गा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। राजा जी की आरती भी बना कर गा रहे हैं। राजा जी कौन है ये बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। अब कुकुर मुत्ता की तरह उगी हुई संस्था ने इन्हें चमकेश वॉरियर नंबर 2 के महान सम्मान से सम्मानित कर दिया है। एक राज की बात बता देते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट में घंटी से तो कुछ जाता नहीं, हींग लगती ना फिटकरी, रंग चोखा आता है। दोस्तों, चिकित्सा के उद्योग में सचमुच के कुछ सितारे हैं, अपने घर और बच्चों को छोड़कर पूजा की तरह मरीजों की सेवा कर रहे हैं। पुलिस वाले या इस तरह की सेवाओं से जुड़े लोग अपने छोटे बच्चे को गोद में नहीं उठा पा रहे हैं। कई जो नर्सेज हैं अपने बच्चों से दूर रह रही हैं। पर यहाँ पर भी और एक बात और कि जो वो दूध वाला है, सब्जी वाला है, ये सबसे बड़े वॉरियर हैं जिन्हें हम नहीं देखते। हाँ, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में भी कुछ चमकेश वॉरियर पदार्पण कर चुके हैं। हमने देखा कि एक अस्पताल में डॉक्टर साहब कांच की दीवार के पार खड़े रहते हैं, मरीज के पास नर्स और वार्ड बॉय सेवा करते हैं। ये नर्सें छोटे छोटे बच्चों को भी प्यार बांट रही क्योंकि खुद के बच्चों से दूर है। हाँ, जब मरीज ठीक होकर घर जा रहा होता है तो कांच की दीवार के पार खड़े ये महान डॉक्टर साहब उन्हें माला पहनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चमकेश वॉरियर के नाम से नवाजे जाते हैं। लेकिन जो अपने कर्म को धर्म मानकर सेवा कर रहे हैं वे अंधेरे में रहते हैं। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन वेबिनार, फेसबुक लाइव करके भी बहुत से लोग युद्ध लड़ रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं। ये संस्थाएं इन्हें सर्टिफिकेट दे रही, क्या हुआ? 100 में, 200 में, 500 में बेच रही हैं, दे तो रही ना सर्टिफिकेट, और ढूंढ ढूंढ के सम्मान भी कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी तो चमकेश संस्थाओं के नाम से सम्मानित होना चाहिए। एक राज की बात बताएं, हमने बहुत से द्वार खटखटाए, अरे कोई तो हमें सम्मानित कर दे। अरे ये कोरोना काल बार बार तो नहीं आने वाला ना, मौके का फायदा उठाने से क्यों चूके? पर हमें कोई इस लायक ही नहीं समझता। रोज मेकअप करके ऑनलाइन रहते हैं, पर अब तक उसकी नजरें हम पर इनायत नहीं हुई। हमारे खाते में एक भी सर्टिफिकेट नहीं आया। हाँ, हम घरेलू मेकअप बनाना सीख गए हैं, फूड कलर की लिपस्टिक लगा लेते हैं क्योंकि हमारे सब मेकअप के सामान खत्म हो गए। आप किसी को बताइएगा मत। तो फूड कलर की लिपस्टिक लगा लेते हैं, मैदा से कॉम्पैक्ट बना लेते हैं, हल्दी में कुछ कलर डालकर रूज बना लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की राह पर तो हम हैं, कोई आत्मनिर्भरता का ही सर्टिफिकेट हमें दे दे। खैर, आप सबसे भी अनुरोध है, हमारा ध्यान रखिएगा और 100 में, 200 में, 500 भी अगर देने पड़े तो हम दे देंगे, कहीं से हमें सर्टिफिकेट जरूर दिलवा दीजिएगा। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमारा ध्यान रखिएगा, राकेश बेदी जी, नीरज दहिया जी, सब लोग। तो जिस तरह हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही इन चमकेश वॉरियर की कई कथाएं हैं जिनने सुनने सुनाने के लिए हम मिलेंगे फिर से। आज बस इतना ही। तो जय राम जी की। और अब मैं राजीव जी का जो आदेश था, एक व्यंग जो अस्पतालों के ऊपर है, और सचमुच कुछ ऐसा हुआ था कि उन दिनों लगातार बॉम्बे के अस्पताल में जो घटनाएं हुई उन्होंने आंदोलित किया, और तब मैंने ये व्यंग लिखा था।
इच्छा मृत्यु ले लो। तो आदेश है। स्वागत है, स्वागत। सुधीर जी, आप सब सोचते होंगे ना कि ये जो टेलीविजन पर धारावाहिक और पौराणिक और ऐतिहासिक धारावाहिक आते हैं, इनके पात्र कितने जीवंत लगते हैं, कैसे लगते हैं। अहो भाग्य हमारे, जो हमें भगवान ने ऐसे निर्माता निर्देशक छप्पर फाड़ के दिए। वैसे ना हमारे देश में जो होता है ना, छप्पर फाड़ के होता है। ऐसी छप्पर फाड़ बेईमानी और अव्यवस्था देखकर हम गदगद हो जाते हैं और तुलसीदास की तरह कह उठते हैं, आज प्रभु मोहि दीनी आहारा। प्रभु आपसे एक विनती है, अगले जन्म में भी ना हमें इसी देश में हमें पैदा करना और रंग के कीटाणु लेकिन जरूर प्रविष्ट करवा देना। तो एक बार हम किसी विषय का मुआयना करने एक अस्पताल में पहुंचे, हमारा सिर चकराया और हमारे भीतर एक कीटाणु प्रवेश कर गया। हम एक महल में गए, हम देख रहे हैं शानदार महल है, लेकिन जगह जगह से प्लास्टर उधड़ा पड़ा है। हमने देखा आंखों पे पट्टी बांधे एक महाराज और एक महारानी है। हमने उससे कीटाणु से और ये आत्मा जो भी कहे, हमने कहा भाई यहाँ मगन भाई ड्रेस वाला के कपड़े पहन के ये क्या कर रहे हैं, कोई शूटिंग चल रही है। उसने कहा चुप रहो, ये सचमुच के महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी हैं। अच्छा, अब हमें समझ में आया। तो उन निर्माता निर्देशकों भीतर भी ऐसा कोई कीटाणु प्रविष्ट होता होगा और उन्हें ऐसी जगह ले जाता होगा और सचमुच के पात्रों से मिलवाता होगा। हमने अपने कान लगाए, महारानी गांधारी कुछ कह रही थी। महाराज तक परेशान क्यों हो रहे हो आप, क्या ना गांधारी, संजय कटे रह गया भाई, इब्ता नहीं आया क्यों नहीं सर। हमने कहा वेद व्यास ने तो महाभारत संस्कृत में लिखी थी, ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। अरे चुप रहो भाई, ये कुरुक्षेत्र की भाषा है, यहीं के तो थे, दूसरी भाषा में बात करेंगे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने चुप होकर उनकी बातें फिर से सुनी। दासी ने प्रवेश करते हुए कहा, महाराज संजय कक्ष में पधारने की अनुमति चावस है। अरे तुरंत भेज दूसरा, संजय कटे रह गया था भाई तू। महाराज क्या है ना, आजकल बहुत भटकना पड़े ऐसा है, जगह जगह ना ट्रैफिक जाम हो जावे, इतनी कम तनख्वाह में ना मैं ना काम कर सकता। अब क्यों भाई, अत्ते साल तो कुछ ना बोलिया, ये भी क्या हो या तने क्या ना महाराज, आजकल मेरा सैटेलाइट ना बराबर काम ना कर रहा सर। तो सैटेलाइट खरीदेगा ना महाराज, सैटेलाइट ना खरीदूंगा तो क्या खरीदेगा, वो चल यंत्र क्या करे ना, मोबाइल खरीद लूंगा। देख संजय, महंगे शौक तो तू पाल मत ना, हम ना बढ़ाने वाले तेरी तनख्वाह। तो ठीक है महाराज, मैं ना काम करता इतनी कम तनख्वाह में, आप ते काम करो, दूरदर्शन बोले ना टीवी ले लो, दुनिया जान की खबरें सुन लोगे उस पे। ना संजय ना, क्यों ना महाराज, शकुनी महाराज शकुनी बता रहा था, बड़ी मैनिपुलेटेड हो गई टीवी की खबरें। अच्छा, शकुनी मामा से भी ज्यादा मैनिपुलेटेड हो गए के। हाँ भाई, बोल रहा था कि ना जिस पार्टी का सूटकेस पूछ जावे ना, उसी के रागल आपने लग जावे। अच्छा ठीक है संजय, हम एक दिन घबरा तो सकते हैं। तो महाराज ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे 9 मन तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी। कई प्रकाशों का चैनल वाले आजकल हमसे बात करने के लिए फोन कर रहे हैं। देखा नहीं, कोरोना काल में ना फिर से महाभारत प्रचारित होने लग रही है, तो हिंदी के प्रकाशक तो आपको रॉयल्टी देने वाले ना से, अरे अंग्रेजी के प्रकाशक तो देंगे, वो भी छाप रहे से। कोई बात नहीं है, तो नहीं सुनाना चाहता तो ना सुना, आज ये श्वेता मैंने बोल देता हूँ, उठा ला गए टीवी कट्ठे से। टीवी देखोगे कैसे, क्यों भाई, आंखें तो है ना आपके। अरे शल्य क्रिया करा लेंगे, चले जाएंगे अस्पताल में। महाराज अस्पताल ना जाना, क्यों, एक बार जो अस्पताल चले गए ना महाराज, वापस आने की गारंटी ना है। ये अस्पताल के हुए संजय, माता ने पहली बात पूछा। माते, अस्पताल वो रणभूमि हुए जहां लोग अपने जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़े से, इसके चक्र में एक बार जो फंस जावे ना, बाहर ना निकल पावे। अच्छा, अपने अभिमन्यु की तरिया ना माते, अभिमन्यु की माता तो जो सोई ना होती ना, तो बाहर निकल आता, यहाँ तो जागती आंखों से जाके सब फंसते। वो क्या है ना कि पिछले दिनों मैंने इनका विज्ञापन देखा। विज्ञापन क्यों हुए संजय? तो महाराज आपने कुछ भी ना पता, विज्ञापन वो हुए जिसके रास्ते सड़े गले खराब मारले भी भेज दिया जावे। आदमी को उपयोग करने की सामान में भी ना अगर कोई सुंदर महिला खड़ी हो जावे ना, तो सब खरीदने लग जाते। अच्छा, बराबर बात है सर। तो अस्पताल का विज्ञापन यूं था, भाइयों बहनों, इच्छा मृत्यु अस्पताल आप सबका तारनहार है, हम मौत के सौदागर हैं। हमारे यहाँ ना बहुत तरह की मृत्यु मिलेगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक,
हमारे अस्पताल में भर्ती होते ही आपको बहुत सी मृत्यु मिल जाएंगी, आप अपनी पसंद की मृत्यु भी चुन सकते हो, पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। हमारे ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आत्महत्या करना चाहते हैं, पर ट्रेन से कट के, चूहा मार दवाई खा के, पानी में कूद के, नस काट के, बुराड़ी कांड के जैसे अंधविश्वास में फंस के, जल के, इन तरीकों से ना मरने से डरते हैं। क्यों? कि उसमें तकलीफ भी होती है, बदनामी भी होती है। पर हाँ, अस्पताल आ जाओगे ना जो हमारे, तो आपको और आपके परिवार को सहानुभूति भी मिलेगी, आप मीडिया की खबर भी बन सकते हो और सरकार भी मुआवजा दे सकती है। तो चाहिए ना आपको, तो भर्ती हो जाओ भैया आके हमारे अस्पताल में। हमने अपने अस्पताल की ना देश भर में शाखाएं खोल रखी हैं, और अगर जो आप फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक हो तो सूटकेस भर नोट के साथ प्रोफाइल जरूर लेके आना, जिसमें प्रमाण पत्र साथ हो कि आप पर लोगों की दुख तकलीफों का कोई असर ना होता। आपके लिए पैसा ही माई बाप है। महाराज महारानी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। आगे बता संजय माते, लेकिन अस्पताल है ना कभी कभी तारनार भी बन जावे। वो कैसे? ऐसे बहुत से बुजुर्ग दंपति है जिनके कोई ना है। मैंने ऐसे दंपतियों को देखा जो ना दरखास्त लेके घूम रहे हैं, हमें दया मृत्यु दे दो, दया मृत्यु दे दो, हाथ पैर चलते दोनों साथ में मर जावे, वहां के राजा जी इनकी सुनवाई ना करते। फिर क्यों है संजय? एक मिनट संजय, लेकिन एक बात तो सच है, बुढ़ापा और अकेलापन ना सहा नहीं जाता। फिर क्यों है संजय उन दंपति का? माते इच्छा मृत्यु अस्पताल में नाम लिखा लिया सर। भगवान भला करे इन अस्पतालों का, बड़ा पुण्य काम करते दिख है सर। हमारा 2 महीने पहले की बात होगी, एक गरीब परिवार का लड़का था, प्राइवेट इच्छा मृत्यु अस्पताल में इलाज करवाया, 10 लाख खर्च भी कर लिए, यहाँ से वहां से कर्ज लेकर के कोमा में आ गया। बेचारे सरकारी इच्छा मृत्यु दवाखाने ले गए, भला हुआ अस्पताल वालों का चूहों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। कोमा में पड़े लड़के को चूहे की कटवा दिया आंख पे, मुक्ति मिली लड़के ने भी और उसके घर वालों ने भी मुक्ति मिली। भगवान भला करे उस अस्पताल वालों का। कभी कभी बड़ा गलत काम भी कर दे ये। वो कैसे? पिछले दिनों ना डायर अस्पताल में 20-22 साल के स्वस्थ लड़के ने ना MRI मशीन ले ली है। MRI मशीन क्या हुए संजय? जैसे मैं आपको बाहर का आंखों देखा हाल सुनाऊ ना, ये MRI मशीन ना शरीर के अंदर का आंखों देखा हाल सुनावे। अच्छा, और क्या करे अस्पताल? अरे बड़ी महिमा है इनकी, बिना डिग्री वाले डॉक्टर मिल जावे लक्ष्मी जी की कृपा से, पेट दर्द के नाम पे गुर्दा निकाल लेवे, जो रोग नहीं होवे उसका ट्रीटमेंट कर देवे। अरे पिछले दिनों तो वार्ड बॉय ने क्या किया कि पानी की शीशी में ना केमिकल रख दिया, इनका डॉक्टर ही पी के मर गया। अच्छा लाग गया कि हमरा से 60 गांठ कर राखी लाग गई है लोग ने। वो तो मैंने ना पता माते, पर म्यूनिसिपैलिटी वाला से, बिजली वाला से, रेलवे वाला से, PWD वाला से जरूर कर राखी लाग गए। वो कैसे? अस्पताल के आसपास गड्ढे खोद दिए, मैनुअल खोल देवे, लोग चलते चलते गिर जावे, हाथ पैर सिर फोड़ लेवे और अस्पताल पूछ जावे। दिखता ना इन लोगों ने, मरा दिखेगा कैसे माते? बारिश में नालों का पानी सड़क पे जाता, रेलवे के पुल गिर जावे, बिजली के खुले तार से करंट लग जावे, अस्पताल पहुंचते अस्पताल लेना बाद में इन्हें मोक्ष जरूर दे देता है। अचानक संजय का गला रुंध गया। क्यों है संजय? माते, एक आदमी सब्जी बेचने जा रहा था, सड़क पे पानी भरा पड़ा था, खुला तार था, करंट लग गया, मर गया। अस्पताल वाले ने एम्बुलेंस भी ना दे रहे, रिक्शे में ढकेल के लेके जा रहे परिवार वाले। अचानक संजय के आंसू और क्यों है संजय? महाराज, माँ बाप का एक ही बेटा था, अस्पताल वालों ने गलत इलाज कर दिया, 2 दिन से वेंटिलेटर पे रखा था। वेंटिलेटर को हुए जहां पर मरे हुए जिंदा बताकर रख ले ना, वो वेंटिलेटर हुए माते। फिर क्या होया? तो क्या होना था माते? सब कुछ भेज दिया माँ बाप, बचा नहीं पाया बेटे ने। आज मरे बेटे ने लेकर अस्पताल से निकल रहा है। महाराज धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन आंखें और महारानी गांधारी की आंखों की पट्टी नम थी। बस संजय और ना सुन सकते, खिसकते हुए महाराज और महारानी ने कहा, तू माने ले चलेगा इस अस्पताल में? क्यों माते? अत्ते सालों से अकेले जीते जीते जी थक गए हम, अश्वस्था में भी ना जाने कहाँ गले शरीर के साथ भटक रहा सर। तू तो हम तीनों को इच्छा मृत्यु अस्पताल में भर्ती करा दे। संजय उनके पैरों पड़ गया। ना महाराज, ना माते, ना मांगूंगा ज्यादा तनख्वाह, आप लोग अस्पताल में भर्ती होने की बात ना करो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। ऊंधी आवाज में दोनों बोले, संजय ऐसा आंखों देखा हाल सुनने से तो मौत भली, तू तो ले चल माने इच्छा मृत्यु अस्पताल में। अचानक हमें झटका लगा
और हमारे भीतर प्रविष्ट हुई आत्मा बाहर निकल गई। हम वर्तमान में थे, ऐसे ही एक अस्पताल थे, बिखरे हुए आंसू, भावनाएं, आशाएं अपनी कलम में लपेटकर बाहर निकल गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार अलका जी, शानदार। बहुत। जैसा कि मैं शुरू में ही कह रहा था अपने दर्शकों से कि व्यंग वह होता है जो समाज की समस्याओं को अपनी समाज की समस्याओं को दे। अब अलका जी ने विज्ञापन, मीडिया, अस्पताल की अव्यवस्था, अंधविश्वास, देश के हालात, सारे विषयों को समेट करके एक व्यंग में इन्होंने इतनी खूबसूरती से पिरो दिया है। आपकी लेखन क्षमता, आपकी लेखनी को नमन करता हूं मैं। और आज दोस्तों आपने देखा होगा कि देश के कोने कोने से जो हम सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार यहाँ लेके आए आपके लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको व्यंग की दुनिया से जोड़ा। और एक बार मैं पुनः आप सारे अतिथियों का, सारे मेहमानों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इतने अमूल्य समय, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें, हमारे दर्शकों को दिया, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पाए और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अलका जी, आप का विशेष धन्यवाद कि आपने ऐसी विभूतियों को हम तक जोड़ने का काम किया, एक सेतु का काम किया। तो आप प्रणम्य हैं और मुझे लगता है नहीं। तो हम अब इस व्यंग यात्रा को यहीं विराम देते हैं। फिर कभी मिलेंगे आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी बात का मान रखा। और राजीव जी, आरती जी, विजयलक्ष्मी जी, स्वर साहित्य संगम का आभार कि आप लोगों ने आज साहित्य को इतनी अहमियत दी, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। और आज क्योंकि राकेश जी ने अपनी तरीके से बहुत खूबसूरती से, जिसे हम मजाकिया शायरी कहते हैं और जिसका पहले बहुत चलन था, और मुझे लगता है कि राकेश जी इसको वापस लेकर आ रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रचनाएं आप सभी की। और डॉक्टर नीरज दया जी का तो व्यंग बहुत, मतलब प्रभात गोस्वामी जी, डॉक्टर नीरज, सुधांशु जी, और आपका संचालन बहुत अच्छा था। आप सबका बहुत 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 आभार। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।